Hello dear student, welcome back to Raja classes. In this video I am going to teach you आधुनिक भारत का इतिहास and the topic name is भारत में यूरोपियों का आगमन। तो इस वीडियो में आधुनिक भारत का पहला चैप्टर भारत में यूरोपियों का आगमन पे डिस्कस किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। तो इस वीडियो में डच का जो आगमन हुआ था भारत में, जो कि एक यूरोपियन कंपनी था, इस पे चर्चा किया जाएगा। मैं पहले आपको बता दूं कि ये पार्ट 2 वीडियो है। इससे पहले पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है, जिसमें पुर्तगाली कंपनी पे डिस्कस किया गया था। तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो वो वीडियो सबसे पहले आप जरूर देखें, तभी आपको भारत में यूरोपीय कंपनियों का जो आगमन हुआ था ये आपको समझ में आएगा। क्लियर है? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले ये देखेंगे कि डच कंपनी का जो भारत में आगमन हुआ था और क्या गतिविधि था। तो ये देखेंगे कि डच कंपनी का कैसे भारत में आगमन हुआ, इसे क्या मतलब कि फ़ायदा हुआ था, कौन सी कंपनी जो है वो कमज़ोर हुआ, जिसके वजह से डच कंपनी जो है आगे निकल गया। क्लियर है? तो सबसे पहला पॉइंट है कि स्पेन का पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति बिखर गई। प्रीवियस वीडियो में ये चर्चा किया गया था कि पुर्तगाली कंपनी यानी पुर्तगाली का स्पेन के साथ संबंध बढ़ गया था, और जब स्पेन का पतन हुआ तो पुर्तगाल जो है वो भी बिखर गया, या पुर्तगाली शक्ति भी धीरे धीरे समाप्त हो गया। तो मेनली यहाँ पर वही चर्चा किया गया है कि स्पेन का पतन होने के पश्चात पुर्तगाली शक्ति बिखर गई और 17वीं शताब्दी के मध्य तक डचों ने उसका स्थान ग्रहण कर लिया। क्लियर है? नेक्स्ट है कि 16वीं शताब्दी से ही डच अपनी वाणिज्यिक और नौसैनिक शक्ति को बढ़ा रहा था। यानी 16वीं शताब्दी से ही क्या करने लगा, डच कंपनी अपनी वाणिज्यिक शक्ति यानी व्यापार की शक्ति और नौसैनिक शक्ति को बढ़ाना शुरू कर दिया था। वे से मतलब यहाँ पर है डच। तो डचों ने पुर्तगालियों के द्वारा लाए गए पूरब के सामान को लिस्बन से एंटवर्प पहुंचाया करते थे, जहां से वह यूरोप के बाजारों में पहुंचाया जाता था। क्लियर है? नेक्स्ट है कि डचों ने व्यापारिक संगठन और तकनीक तथा जहाजरानी में नवीन प्रयोग किया, यानी अपने व्यापार में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया। न्यू जो टेक्नोलॉजी जो आया था यूरोप में, उसका ये इस्तेमाल किया था। क्लियर है? जो कि इसे आप कह सकते हैं कि पुर्तगाली कंपनी को खदेड़ने में मदद मिला था। क्लियर है? नेक्स्ट है कि 17वीं शताब्दी में उन्होंने फ्लूट शिप, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर है कि फ्लूट शिप का निर्माण किया, यानी डच कंपनी जो है 17वीं शताब्दी में फ्लूट शिप यानी एक तरह का ये जहाज़ था, इसका निर्माण किया, जो अपने आप में एक अनोखा और अद्भुत जहाज़ था। क्लियर है? अब यहाँ पर फ्लूट शिप जहाज़ के बारे में है कि यह फ्लूट शिप बेहद हल्का, यानी ये फ्लूट शिप जो था, ये फ्लूट शिप जहाज़ जो था वो पहले के जहाज़ के मुकाबले में, पहले के जहाज़ के कंपैरिजन में ये बेहद हल्का था और इसे खेने के लिए कम लोगों की ज़रूरत पड़ती थी। यानी इसे चलाने के लिए बहुत कम लोगों की ज़रूरत पड़ती थी, जिसके कारण क्या हुआ कि आने जाने के खर्च में कटौती हुई। क्लियर है? नेक्स्ट है कि डच जहाज भारी और धीमी गति से चलने वाली पुर्तगाली जहाज़ों से श्रेष्ठ सिद्ध हुआ। यानी पुर्तगाल के पास जो जहाज़ था वो भारी था और धीमी गति से चलता था, लेकिन जो डच जो है ये फ्लूट शिप जहाज़ का जब निर्माण कर लिया, जो कि हल्का था और तेज गति से चलता था, जिसके वजह से पुर्तगाली जहाज़ जो है इसके सामने कमज़ोर हो गया। क्लियर है? नेक्स्ट है कि डचों ने नीदरलैंड से स्पेन वासियों को हटाने के लिए कड़ा संघर्ष किया। उन्होंने एक राष्ट्रीय भावना के अंतर्गत भी
पुर्तगालियों से मसाले का व्यापार छीनने का भी संकल्प किया। यानी डच कंपनी जो है ये संकल्प लिया कि मसाला का व्यापार जो है पुर्तगाली से छीन लेना है। बिकॉज कि जब वास्को डी गामा भारत से मसाला लेके गया था यूरोप के बाज़ारों में तो बहुत ही ज़्यादा मुनाफा हुआ था, इसलिए हर कंपनी चाहता था कि मसाला के व्यापार पर उसका अधिकार हो जाए। तो आप देखेंगे कि अलग अलग कंपनी जो है वो मसाला के व्यापार पर अपना अधिकार जमाना चाहता था। क्लियर है। नेक्स्ट है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना, यानी जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था उससे रिलेटेड यहाँ पे पॉइंट है। यह एक वाणिज्यिक उद्यम था, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी था जिसने डच को पूरब की यात्रा करने के लिए प्रवृत्त किया। क्लियर है। पूरब से मतलब यहाँ पर यह है भारत के क्षेत्र, इंडोनेशिया के क्षेत्र जो आप देखते हैं वो सभी क्षेत्र को उस समय पूरब कहा जाता था या फिर पूरब का क्षेत्र कहा जाता था। नेक्स्ट है कि कॉर्नेलिस डी हाउटमैन, ये आपको नाम याद रखना है क्योंकि इससे एग्जाम में कई बार सवाल बना है। तो यहाँ पर है कि कॉर्नेलिस डी हाउटमैन पहला डच था जो 1596 में सुमात्रा और बंताम पहुंचा। क्लियर है। नेक्स्ट है कि इसने डच को आगामी उद्यम के लिए प्रोत्साहित किया, यानी कॉर्नेलिस डी हाउटमैन ने क्या किया कि डच को आगामी या आने वाला जो व्यापार तो था उसके लिए इसे क्या किया, प्रोत्साहन किया, प्रोत्साहित किया। और अगले कुछ वर्षों के दौरान भारतीय व्यापार के लिए एक नई कंपनी बनाई गई। क्लियर है। नेक्स्ट है कि मार्च 1602 ईस्वी में डच संसद द्वारा पारित उद्घोषणा से डच संयुक्त कंपनी की स्थापना हुई। ये आपको याद रखना है बिकॉज की एग्जाम में कई बार सवाल बना है कि डच कंपनी की स्थापना कब हुआ। तो याद रखना है कि डच कंपनी की स्थापना हुआ था 1602 में। क्लियर है। नेक्स्ट है कि जिसमें कई स्वतंत्र एवं समृद्ध डच व्यापारी सम्मिलित हो गए, यानी यहाँ पर मेनली बताया जा रहा है कि इसमें कई पार्टनर भी शामिल हुआ। क्लियर है। नेक्स्ट है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि आपको यहाँ पर इंग्लिश नाम जो लिखा हुआ है ये उतना आपको याद रखना नहीं है, मेनली आपको यहाँ रखना है वोक, यानी VOCK। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी को भूमध्य सागर के पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिली, यानी डच ईस्ट इंडिया कंपनी को डच सरकार के द्वारा पूर्व में व्यापार करने की अनुमति मिल गया। नेक्स्ट है कि कंपनी का पूर्वी केंद्र बेटविया में स्थित था, यानी कंपनी का जो पूर्वी आप कह सकते हैं कि हेडक्वार्टर कहाँ स्थित था, बेटविया में। क्लियर है। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ कि इस स्लाइड में यानी यहाँ पर ये जो पॉइंट है डच ईस्ट इंडिया कंपनी से की स्थापना से रिलेटेड, इसमें आपको मेनली कॉर्नेलिस हाउटमैन के बारे में याद रखना है। ये पहला डच था जो सुमात्रा और बंताम पहुंचा था। क्लियर है। दूसरा आप याद रख सकते हैं कि मार्च 1602 में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुआ था। क्लियर है। और आपको ये जो इंग्लिश में शॉर्ट नेम है डच ईस्ट इंडिया कंपनी का वोक, ये भी याद रखना है क्योंकि आगे जो मैं एक्सप्लेन करूँगा कई बार मैं वोक शब्द का इस्तेमाल करूँगा, तो वोक से मतलब होगा डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है। नेक्स्ट है कि भारत में डच फैक्ट्रियों की स्थापना। तो भारत में जो डच कंपनी अलग अलग जगह फैक्ट्री की स्थापना किया था उससे रिलेटेड यहाँ पॉइंट है कि डचों ने भारत और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में पुर्तगाली सत्ता को चुनौतियाँ देते हुए अनेक बस्तियों और व्यापारिक केंद्रों की स्थापना की, यानी वो पुर्तगाली सत्ता को चुनौती देते हुए भारत के क्षेत्र और हिंद महासागरीय क्षेत्रों में अनेक बस्ती और अनेक फैक्ट्री यानी व्यापारिक केंद्र स्थापित करना शुरू कर दिया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। क्लियर है।
नेक्स्ट है भारत के पूर्वी भाग, पूर्वी तटीय क्षेत्र और पश्चिमी भाग यानी पश्चिमी तट पर डचों ने अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। तो अब यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि अलग अलग क्षेत्र में जो डच कंपनी जो फैक्ट्री बनाया था वो किस ईयर में बनाया था। तो वैसे तो बहुत सारे क्षेत्र में बनाया था, बट यहाँ पे जो पॉइंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो मैं मेंशन किया हूँ। क्लियर है। तो 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में यानी 1605 ईस्वी में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री बनाया। उसके बाद है 1610 ईस्वी में पुलीकट में। नेक्स्ट है 1616 में सूरत में। और नेक्स्ट है 1658 ईस्वी में कासिम बाजार, पटना, बालासोर, नेगापट्टम में। क्लियर है। नेक्स्ट है कि 1663 ईस्वी में कोचीन में डच अपनी फैक्ट्रियां स्थापित किया। तो यहाँ पर मेनली आपको मसूलीपट्टनम, पुलीकट, सूरत, कासिम बाजार, पटना और कोचीन याद रखना है, बिकॉज की अलग अलग एग्जामों में रिपीटेड ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है डच ईस्ट इंडिया कंपनी के फैक्ट्रियों से। क्लियर है। तो आई होप कि आपको ये स्लाइड क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट है पुर्तगाली सत्ता पर डचों का प्रहार, यानी पुर्तगाली को जो ये फाइनली खदेड़ दिया था डच ईस्ट इंडिया कंपनी। फाइनली मीन्स यहाँ पर ये हुआ कि कुछ क्षेत्रों तक ही पुर्तगाली सीमित रह गया था भारत के क्षेत्रों में, जैसा कि आपको पता होगा गोवा के क्षेत्र में, है ना। तो ये क्षेत्र में जो है आज़ादी के बाद जो है पुर्तगाली कंपनी गया था, लेकिन लगभग क्षेत्रों से पुर्तगाली सत्ता जो है समाप्त हो गया था। तो उसी से रिलेटेड यहाँ पर ये है कि डच जो है पुर्तगाली सत्ता जो प्रहार किया, तो वो हम लोग एक एक करके पॉइंट वाइज देखेंगे कि डचों की व्यापारिक संस्था यानी वोक एक नवीन प्रकार की संस्था थी और डचों के इस प्रयोग से पुर्तगालियों की व्यापारिक सत्ता को तोड़ने में मदद मिली। क्लियर है। नेक्स्ट है मुनाफे यानी लाभ और पूंजी पर नियंत्रण तथा उनके निवेश द्वारा स्थायी पूंजी का निर्माण कंपनियों की मुख्य कार्य नीति थी। यानी कंपनी का जो मुख्य कार्य नीति था कि लाभ अर्जित करना, उसके बाद अलग अलग जो व्यापारी से निवेश हासिल करना। तो यानी मेनली पर्पस ये था कि कंपनी का क्या हो कि पूंजी बढ़े या पूंजी कंपनी में बहुत ही ज़्यादा आए ताकि पुर्तगाली सत्ता को वो मात दे सके या फिर उसका सामना कर सके। क्लियर है। नेक्स्ट है 1632 ईस्वी में हुगली क्षेत्र से पुर्तगालियों को डचों ने हटाना शुरू किया। यानी 1632 में हुगली के क्षेत्र, जिसे अभी आप कोलकाता जानते हैं नाम से, तो कोलकाता के क्षेत्र से अभी के हिसाब से, लेकिन उस समय हुगली कहलाता था, तो हुगली के क्षेत्र से 1632 में पुर्तगालियों को डच ने हटाना शुरू किया। नेक्स्ट है 1658 ईस्वी में श्रीलंका से डचों ने पुर्तगालियों को हटाया। यानी 1658 में डच क्या किया, श्रीलंका से पुर्तगाली को हटा दिया। नेक्स्ट है 1659 ईस्वी में तंजौर तट पर स्थित यहाँ पर स्थिति लिखा हुआ है, एक्चुअली स्थित होना चाहिए था। तो 1659 में तंजौर तट पर स्थित नेगापट्टम डचों ने पुर्तगालियों से जीता। यानी तंजौर तट पर जो नेगापट्टम क्षेत्र था जो कि पुर्तगाली के कब्जे में था, लेकिन क्या हुआ कि 1659 में डच ने पुर्तगाली से ये क्षेत्र जीत लिया। क्लियर है। नेक्स्ट अब है जो कि फाइनली क्या होगा कि डच कंपनी का समाप्त हो जाएगा, यानी डच कंपनी भारत के क्षेत्रों से समाप्त हो जाएगा, बिकॉज कि डच कंपनी का अब एक पावरफुल कंपनी जो कि अंग्रेज उभर रहा था धीरे धीरे, उससे इसका संघर्ष शुरू हो गया। यानी डच अंग्रेज संघर्ष अब हम लोग देखेंगे कि समस्त 17वीं शताब्दी के दौरान डच ने पुर्तगालियों के प्रभाव को समाप्त करके पूरब में मसाले के व्यापार पर एकाधिकार सुनिश्चित कर लिया। यानी 17वीं शताब्दी के दौरान
पुर्तगाली सत्ता को ये समाप्त कर और पूरब में मसालों के व्यापार पर डच कंपनी अपना एकाधिकार स्थापित कर लिया। क्लियर है। नेक्स्ट है कि 17वीं शताब्दी के मध्य से भारत तथा हिंद महासागरीय क्षेत्र में प्रभुसत्ता स्थापना के लिए डच और अंग्रेजों में संघर्ष आरंभ हो गया। यानी 17वीं शताब्दी के मध्य मीन्स हुआ 1650 के आसपास की बात कर रहा है कि 17वीं शताब्दी के मध्य में से क्या हुआ कि भारत और हिंद महासागर के क्षेत्र में अपनी अपनी प्रभुसत्ता जमाने के लिए डच और अंग्रेजों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया। नेक्स्ट है 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से मतलब ये हुआ कि 17वीं शताब्दी उत्तरार्ध का मतलब हुआ 1650 के बाद की बात कर रहा है कि 3 आंग्ल डच युद्ध यूरोप में लड़े गए। यानी अंग्रेज और डच के बीच में यूरोप में युद्ध हुआ, 3 युद्ध, जिसमें अंग्रेज फाइनली विजय हुआ था। अब है कि उल्लेखनीय है कि 1717 ईस्वी में अंग्रेजों को मुगल व्यापारिक फरमान मिलने पर डच शक्ति पिछड़ने लगी। यानी 1717 में क्या हुआ, मुगल सम्राट के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को व्यापार करने का अधिकार मिल गया, फ्री व्यापार करने का अधिकार मिल गया था 1717 में, मतलब कोलकाता के क्षेत्र में, बंगाल के क्षेत्र में। तो इससे क्या हुआ कि डच शक्ति जो है कमजोर होता गया अंग्रेजों के मुकाबले। क्लियर है। नेक्स्ट अब है कि फाइनली क्या हुआ कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के क्षेत्रों से समाप्त हो गया। वो था 1759 में बेदरा के युद्ध में। यानी 1759 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों द्वारा पराजित होने के बाद डच महत्वाकांक्षाएं चकनाचूर हो गया। इट मीन्स डच भारत के क्षेत्रों से समाप्त हो गया और डच शक्ति पूर्वी एशिया के द्वीपों तक सिमट कर रह गई। मीन्स यहाँ पर ये कहना चाह रहा है कि 1759 के बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने डच कंपनी को हरा दिया और फाइनली क्या हुआ, भारत में डच कंपनी का सत्ता समाप्त हो गया। इट मीन्स ये हुआ कि भारत के क्षेत्रों से डच कंपनी समाप्त हो गया और डच जो है पूर्वी एशिया के द्वीपों तक ही सिमट कर रह गया था। क्लियर है। तो आपको यहाँ पर ये पॉइंट याद रखना है क्योंकि ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि किस युद्ध में डच कंपनी भारत के क्षेत्रों से समाप्त हो गया। तो याद रखना है कि बेदरा के युद्ध में, और ये कब हुआ, 1759 में। और आपको यहाँ पर यह भी याद रखना है कि 1717 में अंग्रेजों को मुगल सम्राट के द्वारा क्या हुआ कि व्यापारिक अधिकार मिल गया था। तो ये भी आपको याद रखना है बिकॉज इससे भी एग्जाम में कई बार क्वेश्चन बना है। तो आप यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अंग्रेज किस तरह जो है अपने आप को भारत के क्षेत्रों में जमा रहा है। क्लियर है। नेक्स्ट अब जो हम लोग देखेंगे कि डचों का पतन, यानी अब देखेंगे कि डच का पतन के पीछे क्या कारण था। तो उसे में हम लोग अलग अलग पॉइंट में देखेंगे कि लगभग 3 शताब्दियों तक पूर्वी द्वीप समूहों पर डचों का अधिकार रहा। यानी लगभग 300 वर्षों तक पूर्वी द्वीप समूहों पर डचों का अधिकार रहा, परंतु अंग्रेजों ने भारत में उन्हें स्थापित नहीं होने दिया। यानी पूर्वी क्षेत्रों पर लगभग 300 वर्षों तक डच कंपनी का अधिकार रहा, लेकिन अंग्रेज जो है भारत में डच कंपनी को स्थापित होने नहीं दिया। जिस शक्ति के साथ डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, यानी जिस शक्ति के द्वारा जो है पुर्तगाली को ये पराजित किया था डच कंपनी, वह शक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई में काम नहीं आ सकी। यानी डच कंपनी जो जिस शक्ति के द्वारा या जिस तकनीक के द्वारा पुर्तगाली को पराजित किया था, वो तकनीक या वो शक्ति अंग्रेजों के सामने नहीं टिक सका। यानी फाइनली क्या हुआ कि डच कंपनी अंग्रेज से हार गया
भारत के क्षेत्र में, और यहाँ से ये कंप्लीटली समाप्त हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है, आरंभिक वर्षों में डचों एवं अंग्रेजों के बीच अच्छे संबंध थे। यानी शुरू के वर्षों में क्या था, डच और अंग्रेजों के बीच में बहुत ही अच्छा संबंध था, लेकिन बाद में व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता के कारण वे एक दूसरे के शत्रु बन गए। यानी बाद के वर्षों में क्या हुआ, व्यापारिक कंपटीशन के कारण एक दूसरे के बीच में शत्रुता हो गया। क्लियर है। नेक्स्ट है कि आरंभ में डचों ने कुछ हद तक अंग्रेजों का मुकाबला भी किया। यानी शुरू में क्या हुआ कि कुछ हद तक डच कंपनी जो है अंग्रेजों का मुकाबला किया, परंतु बाद में अंग्रेजों ने उन्हें दबा दिया। क्लियर है। नेक्स्ट है कि डच कंपनी राष्ट्रीय अधिकारिता में थी। इट मीन्स ये हुआ कि डच कंपनी सरकारी कंपनी थी। नेक्स्ट है कि जिससे डच कर्मचारियों में अंग्रेजी कंपनियों के कर्मचारियों के समान नेतृत्व की भावना तथा उत्साह का अभाव था। यानी डच कंपनी और अंग्रेजी कंपनी में कंपैरिजन अगर करेंगे तो डच कंपनी सरकारी कंपनी थी, जो एक डच कंपनी यानी डचों के पतन का कारण बना था, और अंग्रेजी कंपनी निजी कंपनी था यानी प्राइवेट कंपनी था, जिससे इसके कर्मचारी जो है अपना डिसीजन खुद लेता था, डिसीजन लेने में स्वतंत्र था। यानी अंग्रेजी कंपनी जो था उसे सरकार से बार बार अनुमति नहीं लेना पड़ता था किसी तरह के डिसीजन से रिलेटेड, लेकिन डच कंपनी राष्ट्रीय यानी सरकारी कंपनी था, जिससे कि इसे कंपनी यानी सरकार से बार बार अनुमति लेना पड़ता था, जो कि यह अंग्रेजों के सामने टिक नहीं सका। क्लियर है। सॉरी। नेक्स्ट है कि डच कंपनी के अधिकारियों का वेतन बहुत कम था। इट मीन्स ये हुआ कि डच कंपनी के अधिकारियों का वेतन अंग्रेजी कंपनियों के कंपैरिजन में बहुत कम था, इसलिए वे निजी व्यापार में ही ज़्यादा सक्रियता दिखाते थे। यानी जब वेतन कम था अधिकारी का, तो वो अपना निजी व्यापार करता था अपने आजीविका चलाने के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट है कि प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से वे कंपनी के हितों की अनदेखी करते थे। यानी प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कंपनी के हितों का अनदेखी करता था डच कंपनी के अधिकारी। क्लियर है। अधिकारियों की उपेक्षापूर्ण नीति के कारण डच कंपनी की स्थिति निरंतर खराब होती गई। यानी अधिकारी जो अपना निजी व्यापार करता था, अधिकारी अपना मनमानी करता था, जिसके वजह से क्या हुआ कि डच कंपनी की स्थिति लगातार खराब होते गया और ये धीरे धीरे कमज़ोर होता गया, और फाइनली क्या हुआ कि डच कंपनी अंग्रेज़ों के सामने टिक नहीं सका, और इसके कारण क्या हुआ कि डच कंपनी भारत के क्षेत्रों से समाप्त हो गया। क्लियर है। तो आप ये देखेंगे कि अंग्रेज जो है धीरे धीरे करके सभी यूरोपीय कंपनी को ख़त्म करता गया, और इस तरह रिजल्ट क्या हुआ कि अंग्रेजी कंपनी जो है भारत में 1947 तक शासन किया, जो कि आपको पता है। तो इसके पीछे क्या कारण था, अलग अलग वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अंग्रेजी यानी ईस्ट इंडिया कंपनी में ऐसा क्या था कि वो सभी यूरोपीय कंपनी को धीरे धीरे करके खदेड़ता गया। क्लियर है। तो अलग अलग वीडियो में इस पे डिस्कस किया जाएगा, तो आप जुड़े रहें इस चैनल से, जिससे कि आपका तैयारी बहुत ही बेहतर ढंग से होगा। ओके, मैं आपको फिर से बता दूं कि इस सीरीज का यानी भारत में यूरोपीय के आगमन का जो ये चैप्टर है, इससे रिलेटेड पहला वीडियो यानी पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी डाला जा चुका है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या फिर अभी लास्ट में जहां पे मैं सर्कल कर रहा हूं, यहां पर एंड स्क्रीन में मॉडर्न हिस्ट्री नाम से आपको प्लेलिस्ट शो होगा, तो वहां से आप
भारत में यूरोपीय कंपनी के आगमन का पार्ट 1 वीडियो ज़रूर देखें, तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगा। बिकॉज़ कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इससे कई बार रिपीटेड क्वेश्चन अलग-अलग एग्ज़ामों में पूछा गया है। क्लियर है? तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर इससे रिलेटेड किसी तरह का कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जिससे कि मुझे पता चलेगा कि आपको कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करें, जिससे कि हमें पता चलता है कि कहाँ पर बच्चों को परेशानी हो रहा है। क्लियर है? तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार करें, जो कि अंग्रेज़ों का जो आगमन हुआ था भारत में, उससे रिलेटेड नेक्स्ट वीडियो होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।